दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। द corpuscle travel with a speed equal to the speed of light. Hello दोस्तों, welcome to Aspiring SS and today I will discuss about the important topic wave optics for the CUET physics. Okay, now I was discussing in my previous lectures for the ray optics and today I will discuss about the wave optics. और आइए देखते हैं इसके बारे में कि वेव ऑप्टिक्स कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इजी है। ये सबसे इजी सेक्शंस में आते हैं आपके पास और वहीं से आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये वो पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन बहुत कम गलत होने के चांसेस होते हैं अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया हो तो। साथ में ही आपके पास क्वेश्चन के जो कैलकुलेशंस वाले आते हैं वो भी थोड़े इजी लेवल के आते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट ठीक है तो यू कैन सॉल्व ऑल एनी क्वेश्चन फ्रॉम देयर। और इसके हिसाब से आप देखते हैं कि सबसे पहले कि वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स में क्या इंपॉर्टेंस था, और यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स का सेक्शन स्टार्ट ही यहीं से होता है जब आप किसी लाइट को एज ए वेव नेचर बिहेव करते हो। ठीक है, इस तरीके से जब आप इसको यूज़ करते हो, ये है वेव नेचर। वेव नेचर का इंपॉर्टेंस हुआ क्यों, इस चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए कि एक्चुअल में ये बात क्यों फंसी। बहुत सारे साइंटिस्टों ने रे ऑप्टिक्स के और जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे सबको काफ़ी स्टडी किया और सबको एक स्ट्रेट लाइन एज्यूम करके सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दिया। देन आफ्टर कुछ टाइम के बाद पता चला कि नहीं, इसमें तो अगर सन एराइजेज हो रहा है दूसरे डायरेक्शन से, अगर रूम के अंदर होल है दूसरे डायरेक्शन से, तो वहाँ से भी लाइट अंदर आ रही है। तो यहाँ पर आके एक थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि भाई जब सन, अगर लाइट को आप स्ट्रेट लाइन में जूम कर रहे हो तो इस साइड से सन एराइजेज हो रहे हैं तो दूसरी साइड से होल में लाइट नहीं आनी चाहिए थी। ये बात सबसे तार्किक थी कि ऐसा क्यों हुआ। तो लोगों ने इस बात को चेंज किया कि भाई जो लाइट हमारी चलती है वो वेव के फॉर्म में चलती है और वेव के टर्म में चलेगी। वहाँ से इसको एक्सप्लेन किया गया। सबसे पहला जो टर्मिनोलॉजी आई उसमें वो आई हमारे पास इंटरफेरेंस के नाम से। तो वेव ऑप्टिक्स 3 स्पेशल पार्ट होते हैं। एक होता है आपके पास इंटरफेरेंस का पार्ट, इंटरफेरेंस। दूसरा पार्ट आप डिस्कस करेंगे इसके बेसिस पर, वो है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन। तीसरा पार्ट आप डिस्कस करेंगे वो है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। ये 3 पार्ट्स आपको इसके बेसिस पर डिस्कस करना पड़ेगा और यहाँ से इसके बहुत सारे एक्सप्लेन किए गए। लेज़र लाइट भी यहीं से आई और बहुत सारे सिस्टम इसी के बेसिस पर चल रहे हैं। इट मीन्स रे ऑप्टिक्स ये ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है जिस पे स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर लेते हो। वेव ऑप्टिक्स भी प्रॉपर डेवलप्ड है जहाँ से आपके पास बहुत सारे फिनोमिना, जैसे लेज़र लाइट हुआ, इंटरफेरेंस फिनोमिना, दूसरी लाइट से आई, इंटेंसिटी इंक्रीज करना हुआ, ये सारी चीज़ें आप देखोगे कि वेव नेचर के बेसिस पर आते हैं। तो इसके दोनों को जब कंबाइन करके देखा गया इस चीज़ों को, तो लाइट के बारे में एक नेचर आया वेव नेचर। वो जो वेव नेचर आ गई उसके बाद लाइट नेचर का एक स्ट्रेट लाइन आ गया और बाद में एक और मॉडर्न फिजिक्स में पार्ट आएगी, वो आएगी एज ए पार्टिकल। तो लाइट को एज ए वेव, एज ए स्ट्रेट लाइन, एज ए पार्टिकल, यहीं से वो स्टेप्स आएगा डुअल नेचर। वो वेव ऑप्टिक्स के जस्ट बाद आएगा डुअल नेचर। तो वो चीज़ इस तरीके से हम लोग समझते हुए चलेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों इस तरीके से, और इसका फिनोमिना कैसे होता है, एक्सप्लेनेशन कैसे होता है। रियल लाइफ में इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे न्यूटन्स रिंग आप देखोगे बने हुए एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो वहाँ पे आपको मैक्सिमा और मिनिमा दोनों लाइट्स आपको देखने को मिलेगी। तो इस वेव ऑप्टिक्स में काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी हेल्प करी लाइट को एज ए वेव प्रूफ करने में। वहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल नाम आएगा आपके पास, हाइगन्स प्रिंसिपल। वहाँ ने उन्होंने एज्यूम किया कि भाई अगर कोई भी स्लिट्स है, अगर वहाँ से कोई लाइट डिफ्रैक्ट हो रही है इस पॉइंट्स पर, कहीं पर कोई पॉइंट्स आपके पास गिवन है इस पॉइंट्स पर, तो इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली, इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली इस तरीके से कोई भी लाइट इस तरीके से आपको दिख रही है, तो उसका कोई भी पॉइंट आप अगर एज्यूम करते हैं किसी भी पॉइंट्स पर यहाँ पर, तो वह एक सेकेंडरी वेवलेट की तरह यूज़ करेंगे ये चीज़। इसी प्रिंसिपल को आगे मानते हुए सिंगल सोर्स को डबल सोर्स में कन्वर्ट करना, फिर उसे इंटरफेरेंस कराना, फिर सारे पैटर्न को दिखना, और एक्चुअल में दिखता है ऐसा मैक्सिमा और मिनिमा की लाइट के लिए। एक बहुत ही सरप्राइजिंग रिसर्च रही इस फील्ड के अंदर। आइए हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आएगा न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। सबसे पहला टर्म है यहाँ पर है, ठीक है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। इस थ्योरीज में क्या कहा गया कि न्यूटन थ्रू दैट लाइट इज मेड अप ऑफ ए टीनी लाइट एंड इलास्टिक पार्टिकल कॉल्ड कॉर्पस्कुलर थ्योरी।
तो न्यूटन्स ने अपनी इस बात में इस चीज़ को एज्यूम करना शुरू कर दिया कि भाई जो लाइट है वो एक पार्टिकल की तरह भी है, और उसके अकॉर्डिंगली इसको हम कॉर्पस्कल थ्योरी कहते हैं, विच आर एमिटेड बाय द लुमिनेसेंस बॉडी। लाइट को उन्होंने बोल दिया कि एक पार्टिकल्स की तरह है, एक बॉडी की तरह है, जो बाद में चल के एक फोटॉन का नाम भी लेगा, एच म्यू, एक पार्टिकल्स की तरह होगी, फोटॉन का नाम आएगा इस लाइट के साथ ही। तो इसमें न्यूटन्स ने इस बात को माना, और उन्होंने कहा कि जो लाइट लुमिनेसस बॉडी की है वो उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि वहाँ से वहाँ पर रेडिएट कर देती है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। द कॉर्पस्कल ट्रेवल विथ स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। ये जो पार्टिकल्स आपकी जा रही है वी वो सी के इक्विवेलेंट जा रही है इन ऑल डायरेक्शन इन स्ट्रेट लाइन। इन्होंने पहले ये बात एज्यूम करी थी, ठीक है, कि वो जो पार्टिकल है वो पार्टिकल ऑल डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में एमिट कर देती है। थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा द कॉर्पस्कल कैरी एनर्जी विद दैम व्हेन दे स्ट्राइक रेटिना ऑफ द आईज दे प्रोड्यूस ए सेंसेशन ऑफ द विजन। जैसे ही ये लाइट वो जो पार्टिकल्स है आपके आँख की रेटिना के पास पड़ता है तो वो सेंसेशन क्रिएट करता है टू फॉर द विजुअल ऑफ द लाइट। किसी भी चीज़ को देखने के लिए, किसी चीज़ को मतलब कंफर्म करने के लिए कि भाई ये लाइट दिख रही है आपके पास, डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं अलग अलग, ये क्यों दिख रहे हैं, ये कहना है उनका कि जो आपने एज ए पार्टिकल ट्रीट किया है यही जब आपके पास रेटिना के ऊपर जाएंगे तब वो एक सेंसेशन क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से आप देख सकते हो। तो इस फोर्थ पॉइंट इन्होंने कहा द कॉर्पस्कल ऑफ द डिफरेंट कलर और ऑफ द डिफरेंट साइज। अब इनकी साइज डिफरेंट कलर्स की अलग अलग होगी। अब यहाँ पर जो लाइट की बात चल रही है इसमें रेड कलर लार्जर देन ब्लू कलर की बात कह रहे हैं। तो जो रेड कलर है विव ग्योर से आप देख सकते हैं, विव ग्योर, इसमें यूँ कह रहे हैं कि रेड कलर के जो सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा है, और ब्लू कलर के लिए कह रहे हैं वो कि सबसे कम है पार्टिकल की साइज। इसके अकॉर्डिंगली अगर आप देखते हैं यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट पर द कॉर्पस्कल थ्योरी एक्सप्लेन द लाइट कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, दोनों की बात कर रहे हैं, लाइट एंड मोमेंटम, दैट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, प्रोपोगेशन लाइट इन ए वैक्यूम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। इस दोनों ही चीज़ों को यहाँ पर फॉलो अप करते हैं। और जब इन्होंने बात कही मोमेंटम की, तो मोमेंटम के लाइट के साथ क्या रिलेशन है आपने इसको पहले भी देख रखा है यहाँ पर कि ये लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम इंटू वी और एच अपान पी, यही वो मोमेंटम है जो वेवलेंथ के साथ कोरिलेटेड होगा और उसके अकॉर्डिंगली एक दूसरे के रिफ्लेक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आया है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को ये फॉलो अप करेगा, वो पार्टिकल जो वहाँ से इमिट करेगी। साथ में उस पार्टिकल के लिए द पार्टिकल थ्योरीज, उसी को जब इन्होंने कहा कॉर्पस्कल थ्योरीज, वो एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल को ट्रीट किया, उसके अलग अलग ये जो बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस फिनोमेना, यहाँ से वो बात शुरू होगी जहाँ पर स्ट्रेट लाइन की बात खत्म हो रही है। जब तक वो स्ट्रेट लाइन लेके चल रहे थे उसी से वो क्या किया उन्होंने, इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन और पोलराइजेशन, इसको नहीं एक्सप्लेन कर पाए। ये एक्चुअल कहानी यहाँ से आपकी शुरू हो गई कि भाई उन्होंने जब जो भी एज्यूम करा था न्यूटन्स ने, उन सब में उन्होंने उस पार्टिकल को ट्रीट करा था और जो स्ट्रेट लाइन ट्रीट करी थी उसकी हेल्प से आपके पास ये इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन एक्सप्लेन नहीं किया जा पाएगा। सो दैट आगे आप पॉइंट्स को देख सकते हैं। ए मेजर प्रोडक्शन ऑफ द कॉर्पस्कल थ्योरीज इज दैट स्पीड ऑफ लाइट इन ए डेंसर मीडियम इज मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन ए रेयर मीडियम। द ट्रूथ इज दैट द स्पीड ऑफ light is smaller in a denser medium, therefore the Newton's Kepler theory is wrong। तो ये यहाँ पर रॉन्ग हो गई क्योंकि म्यू इक्वल टू सी अपान वी से आप मीडियम के अकॉर्डिंगली आप देखोगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और उन्होंने जो बात करी थी वो उसके, तो न्यूटन्स ने जो कुछ सी थ्योरीज दी थी इसी को फेल होने के बाद ही हमारे पास जो दूसरी थ्योरी है जहाँ पर आपने वेव ऑप्टिक्स एक्सप्लेनेशन करी है वो यहाँ से चलेगी। ठीक है, जो भी अब थ्योरी थी आपके पास वो इसी के अकॉर्डिंग चल जाएगी। अब आइए देखते हैं इसके बाद जो दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाइगन्स थ्योरी। यहाँ से एक्सप्लेन होगा सारे प्रोसेस को। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जहाँ से आपको एक एमसीक्यूज देखने को मिल सकता है पेपर में कभी भी। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज द हाइगन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ये पॉइंट है वेव थ्योरी, यहाँ आ गया। न्यूटन्स में इसी चीज़ को उन्होंने स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर रखा था, लेकिन आपने हाइगन्स प्रिंसिपल के अंदर इसी चीज़ को आप वेव थ्योरी की तरह ट्रीट करते हो। लाइट वाज गिवन बाय द क्रिश्चियन हाइगन।
According to this, a luminescence body is a source of disturbance in a hypothetical medium ether. ईथर भी एक मीडियम है यहाँ पर जो वो फ्रिक्शनलेस होता है। एज्यूम कर लेते हैं कि ईथर क्या है। ईथर हमारे पास एक फ्रिक्शनलेस मीडियम होगा जहाँ पर कोई विस्कस बिहेवियर नहीं होगी, कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा। एक ऐसा स्पेस है जिसमें सिर्फ एनर्जी होती है। इस मीडियम की बात कर रहे हैं। तो हाइगन्स ने वहाँ पर इस चीज़ को हाइपोथेटिकल एज्यूम कर लिया एंड दिस मीडियम प्रोड्यूस ऑल द स्पेसेस। तो एक ऐसा स्पेस आपको मिला जिसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट एक वेव नेचर से चलती है और वहाँ पर उन्होंने एक हाइपोथेटिकल मीडियम एज्यूम किया ईथर। ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर उन्होंने लिया, इट इज एज्यूम टू बी ट्रांसपेरेंट एंड हैविंग जीरो इनर्शिया। यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, जो ये ईथर का मीडियम है वो आपका क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा और उसमें जीरो इनर्शिया होगी, कोई वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा, कोई फ्रिक्शन नहीं होंगे, वो इजीली पार्टिकल अपना मूव करेगा उसमें से। The disturbance from the source is propagated in the form of waves through the space. अभी यहाँ पर जो वेव की कंडीशन ली जा रही है, बहुत फंडामेंटली चीज़ों को लेके चल रहे हैं कि भाई इस तरीके से आपको लेके चलना है। हाइगन्स ने दो ही प्रिंसिपल्स दिए थे, एक थ्योरी दिया और एक प्रिंसिपल दिया था। दो चीज़ें दी, दोनों ही चीज़ें हम साथ में डिस्कस करेंगे क्योंकि वेव नेचर एक्सप्लेनेशन से पहले हमारे इसके एज्यूम्शंस को कंसीडर करना जरूरी है, उसी हिसाब से हम लोग इसको चलेंगे। थर्ड पॉइंट है, वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। ये इंपॉर्टेंट याद रखना आपको कि वेव कैरी मोमेंटम एंड एनर्जी। हाइगन्स एज्यूम दैट द वेव्स वर लॉन्गिट्यूडनल, waves are longitudinal. Further, when polarization was discovered, then to explain it, light wave are assumed to be a transverse nature by the Fresnel. तो हाइगन्स के बाद एक नाम और आएगा यहाँ पर फ्रेजनेल का, जिन्होंने ट्रांसवर्स नेचर लाइट की एक्सप्लेनेशन दी थी और ये हाइगन्स ने इसी को उन्होंने लॉन्गिट्यूडनल करी थी। इसलिए इस चीज़ में दोनों ही पॉसिबिलिटीज आ जाएंगे आपके पास, लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स नेचर। Now, the fourth point is this theory explain successfully the phenomena of interference. यहीं से इनको ये सक्सेस मिली है इस थ्योरी से कि यहाँ से इन्होंने इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन अपरेंट फ्रॉम द अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट, ये इस चीज़ों को इन्होंने इस प्रिंसिपल को एज्यूम करने के बाद ये चीज़ ठीक से एक्सप्लेन कर पाए कि इंटरफेरेंस क्या है और डिफ्रैक्शन क्या है। ठीक है, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, अदर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। Next point is the Huygens theory fails to explain the photoelectric effect. ठीक है, यहां पर ये जो प्रॉब्लम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटेंस इफेक्ट, etc. अब यहां पर भी दो बातें आ गई, दो बातें यहाँ पर आपके पास आ गई कि एक फिनोमेना आपको शो कर रहे हैं यहाँ पर कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन वेव नेचर के बेसिस पे एक्सप्लेन हो गया प्रॉपर, कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आई। लेकिन जब इफेक्ट की बात आई, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट्स, तो यहाँ पर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दैट्स वाई इट बिहेव्स, जो फोटोन आपके पास है लाइट का, इसका दो नेचर आया, एक आया वेव नेचर और दूसरा पार्ट इसके साथ आपके पास आ रहा है एज ए पार्टिकल, एज ए पार्टिकल्स, और ये दोनों ही मिलके बनाते हैं डुअल नेचर, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तो जो एसोसिएटेड वेव है फोटॉन्स का, वो फोटोन को एज ए पार्टिकल भी ट्रीट करना, एज ए वेव भी। तो वेव नेचर हमने इस पर्टिकुलर क्लासेस में एक्सप्लेन करेंगे डिटेल्स कि कैसे एक्सप्लेन करते हैं, क्या क्या उसके एविडेंस है, और ये चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक में, जहाँ पर हम लोग इस चीज़ को मॉडर्न फिजिक्स में डिस्कस करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और etc. Now, the wave theory introduced the concept of wave front. जो वेव थ्योरी है वो इन्होंने वेव फ्रंट को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। वेव फ्रंट का अपना एक फंडामेंटल्स है, बेसिक्स है। उसमें क्या होता है कि जितने भी आपके पास कोई लोकेशन है, कोई लोकेटेड है, वाइब्रेटिंग ऑल द पार्टिकल इन द सेम फेज, ऑल द पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, वो आप एक लोकेट करते हो, उसको वेव फ्रंट बोलते हो आप। ठीक है, तो ऐसा लोकेशन जहां पर आप एक पॉइंट से एज्यूम करें, उसके अराउंड जितने भी पार्टिकल वाइब्रेटिंग है वो किस में होनी चाहिए, सेम फेज में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द वेव फ्रंट। फंडामेंटल बेसिक की हम बात करते हैं तो उसी के हिसाब से हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। अब आती है सबसे पहला पार्ट वेव फ्रंट का। इस वेव फ्रंट के अंदर बहुत बेसिक चीज इन्होंने कही थी। हाइगन ने सजेस्ट किया द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन ए मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट।
बेसिक डिफिनीशन है, जो मैंने बोला वही है, सेम चीज़ है वहाँ पर, उसको आप वेव फ्रंट बोलते हैं। दूसरी पॉइंट यहाँ पर है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। अगर वो इस तरीके से वाइब्रेट हो रही हैं तो प्रोपोगेशन आगे की तरफ हो रही है। वाइब्रेशन इस तरीके से होगी तो प्रोपोगेशन इस डायरेक्शन में होगा, इस दोनों की वजह से वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। फोर्थ पॉइंट इज every point on the given wavefront acts as a source of new disturbance called secondary wavelets। ठीक है, secondary wavelets, ये वाली पॉइंट्स, ये पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पेपर में देखने को मिल जाता है। और मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है आपको कि अगर आपके पास कोई वेवफ्रंट है, लाइक आपने यहाँ पर एक कोई पॉइंट से जूम कर लिया और इस तरीके से पार्टिकल आपका वेव मोशन शो कर रहा है, तो इसमें जहाँ भी अगर आपने कोई पॉइंट कंसीडर कर ली, एज्यूम कर लीजिए यहाँ पर आपने अगर कोई स्लिट एज्यूम कर लिया, तो यहाँ पर एक सेकेंडरी वेवलेट बनना चालू हो जाएगी। ठीक है ना, किसी भी पॉइंट पे आप ले सकते हो। दिस इज द सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है, और ये इसकी क्या है, प्राइमरी वेवलेट्स है। और इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट, ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज। तो यहाँ पर पॉइंट्स क्या होगा आपका, वेव फ्रंट। ये आपका वेव फ्रंट है और वो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। ओके, तो कोई भी पॉइंट, हाइगेंस ने यही चीज़ सजेस्ट करा आपको कि कोई भी वेव फ्रंट है उसमें किसी भी पॉइंट्स को आप यहाँ पे लीजिए, यहाँ पे कहीं भी लीजिए, एक सेकेंडरी सोर्स की तरह बिहेव करेगा और उस सोर्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट। यही बात आपने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, विच ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। वेलोसिटी ऑफ लाइट मीन्स v इक्वल टू c में इस फ्री स्पेस के अंदर। बहुत बेसिक चीज़ हैं, बहुत सिंपल एमसीक्यूज यहाँ से आते हैं। फिर जब आपके पास ये फंडामेंटल क्लियर होंगे, देन आई विल एक्सप्लेन इसके कॉन्सेप्ट और इसके अकॉर्डिंग डेरिवेशंस कि कहाँ पर आपको इस पर क्वेश्चंस मिल सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, ए सरफेस टचिंग दीज सेकेंडरी वेवलेट्स टेंजेंशियल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये याद रखना बेटा, ये एमसीक्यूज का पार्ट है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। एट एनी इंस्टेंट ऑफ गिवन द न्यू वेव फ्रंट एट द इंस्टेंट, दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, तो किसमें कई बार ये पूछते हैं कि फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो याद रहे आपके पास ये फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये आपको याद रखना है। वेव फ्रंट की डेफिनेशन याद रखनी है, सेकेंडरी वेवलेट्स याद रखना है, और इस सब में तो यहाँ पर भी यही चीज़ शो किया जा रहा है कि आपके पास एक पॉइंट सोर्स है, यहाँ से वो प्रोपोगेशन हो रहे हैं बहुत सारे पॉइंट्स पे चारों तरफ की, और इस पर किसी भी एक पॉइंट्स को उन्होंने एज्यूम करा तो फिर से एक सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स है, और इसका जो वेव फ्रंट होगा सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। तो वेव फ्रंट में क्या है, वो लोकेशन आप लोगे जहां पर वो रीजन में सेम वाइब्रेशन पार्ट्स में होंगे। तो ये पॉइंट्स है, मैंने इसको इस तरीके से जूम करा है कि इसके ऑल डायरेक्शन में इसका प्रोपोगेशन होगा, हाइगेंस ने ही कहा। और इस प्रोपोगेशन में किसी भी पॉइंट्स पर आप कंसीडर करते हो तो एक सेकेंडरी वेवलेट की तरह काम करेगा। और वेव फ्रंट क्या है, द ऑसिलेटिंग ऑन द पार्टिकल इन ए सेम फेज, द लोकेशन एट विच द पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। तो सबका सेम फेज में वाइब्रेटिंग है, किसी भी पॉइंट्स पर जाकर आप एक पॉइंट करिए तो वो आपको एक सेकेंडरी वेवलेट की तरह बिहेव करेगा। ये रीज़न है, ये इसके बेसिक फंडामेंटल्स है, इसके अकॉर्डिंगली आपको देखना है। अब इस केस में आपके पास कुछ ऐसे जो टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट है। ठीक है, वेव फ्रंट वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साथ। तो कितने टाइप्स के होंगे, पहला आपके पास आएगा स्फेरिकल, फर्स्ट वन। ठीक है, लाइट ये रे है जो स्ट्रेट लाइन में, स्फेरिकल वेव फ्रंट है और पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली चारों तरफ। ठीक है, यहाँ पर जो इंटेंसिटी गिवन है वो आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r और एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू 1/√r। ठीक है, दोनों के केसेस में, क्योंकि जो इंटेंसिटी होगी यहाँ पर वो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, इसलिए ए इज प्रोपोर्शनल टू रूट में आई, ये वाली कंडीशन होगी, इसके अकॉर्डिंगली आपको चलना है। सेकेंडरी वेवलेट्स में आप देख सकते हो कि सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट में आप देखिए कैसा है, वो इस तरीके से एक मूव करता है। ठीक है, तो स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन के अंदर इस तरीके से मूव कर रहा है, सिलेंडर के अंदर आपके पास इस तरीके से मूव कर रहा है, और स्फेरिकल में इस तरीके से मूव कर रहा है। चूंकि प्लेन के साथ आर की डिपेंडेंसी नहीं होती है, सो दैट यहाँ पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, पर आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r एंड दिस इज इक्वल टू 1/r।
ठीक है। इस केसेस में ऐसा भी हो सकता है स्फीयर के केस में कि ये पर आपके पास आर स्क्वायर के साथ मूव करे तो ए इज 1/r हो जाएगा, ठीक है। और सिलेंडर केस में 1/r है तो यहाँ पर 1/√r हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसके फंडामेंटल्स हैं। आपको वेव फ्रंट के जो टाइप्स हैं वो 3 वेव टाइप्स मिल गए वेव फ्रंट। पहला आपके पास मिलेगा स्फीयर का, स्फेरिकल। दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पर सिलेंड्रिकल, और तीसरा आपको मिलेगा यहाँ पर प्लेन का। ये 3 वेव फ्रंट्स आपके पास गिवन है और इसी वेव फ्रंट को आपको याद रखना है विद द डायग्राम ऑफ दिस वन। इन जनरल एमसीक्यूज यहाँ से नहीं बनते आपके, फिर भी फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। अब यहाँ से स्टार्ट होती है एक्चुअल में आपकी कहानी। ये तो रिफ्लेक्शन की है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव फ्रंट। यहाँ पर आपको ये चीज़ मिल रही है कि आई एंगल जो इंसिडेंट का है वो रिफ्लेक्टेड की इक्वल होगी, बी सी इक्वल टू AD आएगा, ठीक है। और यही चीज़ रिफ्लेक्शन के लिए, जो यहाँ पर रिफ्लेक्शन है यहाँ पर रिफ्लेक्शन है, इस रिफ्लेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके बनते हैं वो यहाँ पर इस इक्वेशन को यूज़ करके आप कह सकते हो कि μ1 साइन ऑफ आई इक्वल टू μ2 साइन ऑफ आर। ये लेंस लॉ का रूल है, इसके अकॉर्डिंगली आप चल सकते हो। अब एक्चुअल में जो आपका ये जो बेसिक फंडामेंटल्स एज्यूम्शंस थे, जो पार्ट्स पोस्टुलेट्स थे, वो सारी चीज़ें आपके पास आ गई। अब आपके पास आती है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। यहाँ से प्रूफ होगा आपका इंटरफेरेंस फिनोमेना, यहीं से स्टार्ट होगा आपके पास इंटरफेरेंस फिनोमेना से। तो जो एक्चुअल में जो सुपरपोजिशन है वो उसमें क्या होती हैं कि ये बेसिक फंडामेंटल है ऑफ y इक्वल टू y1 प्लस y2, ठीक है, वेयर y इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशंस होंगी, उसको यूज करके आपको पास इंटरफेरेंस, डिफ्रेक्शन और पोलराइजेशन स्टार्ट करना होगा। तो ये बेसिक फंडामेंटल्स चीज़ थी। इसी के बाद आपके पास स्पेशल जो लेक्चर्स है वो बेसिक फंडामेंटल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो सो दैट सबसे पहले इस बात को आपको समझना होगा कि वेव ऑप्टिक्स के अंदर, वेव ऑप्टिक्स के अंदर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अप्लाई करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आपके पास क्या होंगी, एक होगी कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स। तो कोहेरेंट सोर्स है क्या एक्चुअल में, यहां पर क्या होना चाहिए, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ठीक है, मस्ट बी सेम। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके पास मस्ट बी सेम। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपके पास आएगा कि फेज डिफरेंस मस्ट बी कांस्टेंट, फेज डिफरेंस मस्ट बी कांस्टेंट। मतलब एक बार जो फेज आ गया वो आपके चेंज नहीं कर रहे हैं, या तो और ये फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फेज डिफरेंस मस्ट बी कांस्टेंट या 0, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर याद है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है कि एम्पलीट्यूड नियरली इक्वल, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, तभी आपके पास ये इंपॉर्टेंट सेक्शन यूज कर सकते हो। अब एम्पलीट्यूड नियरली इक्वल है, फेज डिफरेंस मस्ट बी कांस्टेंट है, और आपको ये कंडीशन गिवन है, तो इस केसेस में आप कह सकते हो कि कोहेरेंट सोर्सेज की ये जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। लेट कर लीजिए आप यहाँ पर, लेट y1 इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t एंड y2 इज इक्वल टू a1 a2 साइन ओमेगा t प्लस फाइव। ये दो कंडीशंस आपको यहाँ पर दिए जाती हैं। इस दोनों ही कंडीशन के साथ आप इस चीज़ को देख सकते हो कि हम किस तरीके से इस पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इस पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो वहां पे ये कंडीशन y इक्वल टू y1 एंड प्लस y2, दो चीजें आपके पास आ जाएंगी। ओके, इन सो दैट जैसे आपके पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंगली आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो y इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा t एंड प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव। दो कोहेरेंट सोर्सेज आपके पास, कोहेरेंट सोर्स मिल गया। यहाँ पर आपके पास पॉइंट सोर्स एज्यूम कर सकते हैं S है, और इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं किसी भी
दो, जैसा सेकेंडरी वेवलेट्स की बात करी, हाइगेंस की जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंगली यही है कि आप इसको एज ए सोर्स S1 और इसको सोर्स S2 आप ट्रीट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली आप इसी चीज़ को यूज कर सकते हैं। अब दो सोर्सेज आपको मिल गए, फेज डिफरेंस मस्ट भी कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पर जो फाई की वैल्यू जो आपके पास गिवन है वो 5 माइनस 5 होना चाहिए। बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल क्वेश्चन यहाँ से आता है पेपर में, बिल्कुल ठीक से आपको समझते हुए चलना है, तभी आपके क्वेश्चन पेपर में सॉल्व हो जाएंगे। अब आपने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई कर दिया यहाँ पर, तो आपके पास मिलेगा A1 साइन ऑफ ओमेगा टी एन प्लस A2 एंड ब्रैकेट में यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ फाई एंड प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी और साइन ऑफ फाई। ठीक है, ये दोनों चीज़ें वेव ऑप्टिक्स का पार्ट है। सुपरपोजिशन अप्लाई किया आपने, दो इक्वेशन आपके पास मिली, इसमें फेज डिफरेंस आपके पास कांस्टेंट है और टी के साथ फंक्शन आपका वेरी कर रहा है, तो आप टी वाले के साथ एक साथ करो और जो आपके पास फाई वाले टर्म है वो दूसरे साथ करिए आप। तो आपको यहाँ पे मिलेगा A1 प्लस A2 कॉस ऑफ फाई और साथ में मिलेगा आपके पास साइन ऑफ ओमेगा टी एंड प्लस दूसरी टर्म में अगर आप देखते हैं वहाँ पर तो A2 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर A2 साइन ऑफ फाई इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो दो चीज़ यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रही है, पहला फंक्शन आपको मिल रहा है यहाँ पर फेज ऑफ फाई के साथ, दूसरा फंक्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे फाई के साथ, दो फाई वाले रिलेशन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। इस दोनों के लिए आप एज्यूम कर सकते हो से A1 प्लस A2 कॉस ऑफ फाई इक्वल टू चेंज ऑफ एम्पलीट्यूड, क्योंकि अब दो एम्पलीट्यूड आ गए तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हो कॉस ऑफ डेल, जब आप कॉस के साथ हैं तो कॉस को ही देखिए, ये इक्वेशन नंबर आपके पास 1 होगा। एंड सिमिलरली आपके पास दूसरा इक्वेशन आपके पास आएगा A2 साइन ऑफ फाई, दिस इज इक्वल टू कैपिटल A साइन ऑफ डेल, इक्वेशन नंबर 2। अब इस दोनों इक्वेशन को एज्यूम करना आपके लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि ये फेज जो फाई दे रखा है यहाँ पर और ये फेज दे रखा है ये फाई, ये दोनों ही फेज आपके साथ चेंज हो जाएंगे और इसकी वैल्यूज यहाँ पे आपको पुट करना है, सो दैट जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपके पास मिलेगा वो मिलेगा A कॉस ऑफ डेल और साइन ऑफ ओमेगा टी एंड प्लस कैपिटल A, इस टर्म को आप लिख देंगे साइन ऑफ डेल और इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। फाइनली ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा कैपिटल A साइन ऑफ ओमेगा टी एन प्लस डेल। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आपको मिला ये प्रूव करता है इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन को। जो इंटरफेरेंस पैटर्न आपको यहाँ पे इस पार्ट्स में दिख रहा है उसमें आप यही कह सकते हो कि जो इक्वेशन यहाँ पर गिवन है A, ये एम्पलीट्यूड उसका चेंज हुआ है और ये इसका फेज जो रिजल्टेंट फेज है ये दोनों चेंज हुए। पर जब आपने साइनसोइडल वेव इक्वेशन आप इस यूज करोगे तो लाइट की जो फिनोमिना है जो नेचर है वो आपका साइनसोइडल ही यहाँ पे शो कर रहा है कि साइन से स्टार्ट करा आपने साइन के फॉर्म में आ गया, जस्ट उसका शेप चेंज होगा। मींस लाइट का जो नेचर है वो क्या है, वेव नेचर है, तभी ये साइनसोइडल चल रहा है और वेव के फॉर्म में ही ये इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक चल रही है। सो दैट वी कैन फाइंड आउट द रिजल्ट फ्रॉम दिस इक्वेशन, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एज वेल एज द चेंज इन फेज। ओके, नाउ द फर्स्ट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द इक्वेशन, so that we have resultant amplitude okay. Now from the equation 1 and 2 बोथ साइड्स आपको इक्वेशन लेना है एंड स्क्वायर और ऐड करने हैं, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर A स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल प्लस कॉस स्क्वायर डेल एंड दिस इज इक्वल टू, इस साइड आपको मिल जाएगा फंक्शन में A1 प्लस A2 कॉस ऑफ फाई का स्क्वायर एन प्लस A2 साइन ऑफ फाई का स्क्वायर। ठीक है, एंड सो दैट ये वैल्यूज आपकी हो जाएगी A स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू, ये जो रिजल्ट आपके पास गिवन है यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई प्लस A2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई, ये रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब इस दोनों रिजल्ट के साथ आप इस देख सकते हैं कि जो A2 कॉस स्क्वायर फाई है और A2 साइन स्क्वायर फाई, इन दोनों को एक साथ कर लीजिए तो आपके पास मिल जाएगा A स्क्वायर इज इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ A1 A2 कॉस ऑफ फाई। ये आपके पास एक मॉडिफाइड एम्पलीट्यूड दिख रहा है और इसी की बेसिस पर जब आपने इंटरफेरेंस फिनोमिना को एक्सप्लेन किया है तो पूरी कहानी इसी के साथ सेटअप है और वो इंटरफेरेंस का जो फिनोमिना आपको दिख रहा है वो यहीं से सॉल्व किया जाएगा, बिकॉज वी नो दैट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड
amplitude is directly proportional to the root of intensity of light. That is a is proportional to root of I, or I is proportional to a square, and this is equal to I is equal to k इंटू ए स्क्वायर. ठीक है, वेयर k की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 1. जैसे ये वैल्यूज आपके पास 1 आ जाती है यहाँ पर, इस केस में आप इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर एन प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई. ये रिजल्ट आपके पास मिल गया. तो इससे पता चलता है कि जो लाइट की इंटेंसिटी है वो इस फेज के ऊपर डिपेंड कर रही है एज वेल एज इसके एम्पलीट्यूड के साथ है. और इस दोनों की कंडीशन में आपको अलग अलग केसेस मिलेंगे जहां पर आप इस चीज़ को प्रूफ कर पाते हैं कि लाइट किस नेचर की है, वेव नेचर की. क्यों? कि अगर वो वेव नेचर नहीं होती तो लाइट के अंदर जो इंटेंसिटी का वेरिएशन है वो मैक्सिमा और मिनिमा नहीं मिलता आपके पास. सो दैट वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ दिस वन. केस फर्स्ट, पहले केस में आप जाएंगे वेयर इफ a1 intensity is a2 and then phi is equal to what 0. ठीक है, तो आपके पास इस केस में जो इंटेंसिटी आएगी I max is equal to a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2. ओके, बिकॉज द cos 0 is equal to 1, so that it will be like that a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर. ये आपके पास मिल गया मैक्सिमम इंटेंसिटी. और इस मैक्सिमम इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए यहां पर जो वैल्यूज आपके पास आ रही है वो क्या है, कॉस ऑफ एन पाई. ठीक है, कितना आ सकती है कॉस 0 की वैल्यू, एन की वैल्यू अगर 0 पुट करिए तो कॉस 0 की वैल्यू 1, और इसके लिए कॉस 2 एन पाई चाहिए, तभी आपके पास ये 1 आएगी. 0 2 पाई एन पाई सबके साथ जाएगी. ठीक है, तो इस केस में जो आपके पास फाई की वैल्यू आ रही है, यहाँ पर फाई की वैल्यूज वो कितना आ रही है 2n पाई. और इसमें रिलेशन आपको पता है कि जो रिलेशन आपका बिटवीन है फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स. पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में ये रिलेशन है. ये वैल्यूज अगर आप पुट करते हैं 2n पाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा और इंटू डेल्टा एक्स या एक्स जो भी आप लिखते हैं. तो पाई से आपका पाई कैंसिल, 2 से आपका 2 कैंसिल, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा आपको एन लेमडा. मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो एन लेमडा है और उसकी जो फेज डिफरेंस है वो 2n पाई है. ठीक है, 2n पाई है. सिमिलरली जब आप केस 2 की बात करते हैं, केस 2 की, यहां पर इंटेंसिटी आपकी मिनिमा आएगी व्हेन आपके पास a1 और a2 दो एम्पलीट्यूड है एंड फेज इक्वल टू पाई आ जाएगा. पाई की वैल्यू क्या होगी, कॉस पाई की वैल्यूज -1, तो -1 आ गई. इसकी वैल्यूज को इस इक्वेशन में आप पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा I मिनिमम इक्वल टू a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर. ये चीज़ आपको रिजल्ट मिल जाएगा. तो एक सिचुएशन आपको मिला a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, दूसरा कंडीशन आपको मिल रहा है a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर. एक मैक्सिमम इंटेंसिटी और एक मिनिमम इंटेंसिटी, दो केसेस आपको मिल गए. ठीक है, तो इस केसेस में जब भी आप इस सिचुएशन को आप लगाएंगे तो यहां पर आपके पास क्या आ जाएगी, ये -1 कॉस ऑफ पाई की जगह पर आप इसको लिख सकते हैं 2n प्लस 1 पाई. ठीक है, जब आपके पास 2n प्लस 1 पाई मिल जाएगी या 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 मिल जाएगा तो आपके पास लेमडा बाई 2 पर मिनिमम इंटेंसिटी, मतलब कॉस जो वहां पर पाई की वैल्यूज है वहां पर मिनिमम इंटेंसिटी आ जाएगी. यहां पर आप लिख सकते हैं नोट पॉइंट करके लिख सकते हैं कि इफ a1 इक्वल टू a2, अगर ये दोनों इस तरीके से हैं तो उस केस में आप इसको क्या कर सकते हो यहाँ पर कि जो I मैक्स की वैल्यूज क्या आएगी आपके पास 4a स्क्वायर आ जाएगी. इस इक्वेशन से a1 प्लस a2 इक्वल टू a आप एज्यूम कर लीजिए. और I मिनिमम की वैल्यूज कितनी आएगी आपके पास, I मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 0. यहाँ से मिल रही है I मैक्स की वैल्यू 4a स्क्वायर और I मिन की वैल्यू 0. और ये दोनों ही कंडीशन किसकी वजह से आई, ये चीज रिप्रेजेंट कर रही है कि लाइट का नेचर क्या है, एक वेव नेचर है
ये चीज़ शो कर रही है कि जो नेचर है लाइट का वो वेव है, क्योंकि इंटेंसिटी एक बार मैक्सिमम और एक बार मिनिमम होके जा रही है। सो दैट जब आप इस इक्वेशन को और भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको आई एवरेज भी निकालना पड़ेगा। तो आई एवरेज की इंटेंसिटी जो यहाँ पे आ रही है आपके पास वो कितनी आएगी, 2a²। ठीक है, 2a² आएगी। ये कैसे आती है 2a²? आई ए एवरेज इक्वल टू 0 टू पाई, ठीक है, 0 से पाई, और इस केस में आपके पास आएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ फाई, और साथ में डी फाई, और अपान इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई इंटू डी फाई। इसी से आप इसका एवरेज निकाल सकते हैं। तो जैसे आप इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे, यहां पर पुट करेंगे इस केसेस में, तो ये तो आपका साइन फाई हो जाएगा। साइन फाई 0 पर 0 और इस पर भी 0, यही तो बचेगा +2। ठीक है, और जो पाई की कंडीशन है, पाई यहां से कैंसिल आउट होकर खत्म हो जाएगा, मीन्स a1 का स्क्वायर, और यहाँ पर 0 और पाई है तो सिर्फ पाई बच जाएगा, प्लस a2 का स्क्वायर और यहाँ पे पाई बच जाएगा। ठीक है, और इस केस में प्लस ये टर्म 0 दोनों की कंडीशन में, और अपान यहाँ पर क्या आ जाएगा पाई। तो पाई से आप पाई कैंसिल आप कर लीजिए, ये आपका a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर आ जाएगा आई एवरेज की वैल्यूज, और दोनों सेम है तो 2a1 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2a²। तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। तो एवरेज भी आपको मिल गया, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल गई, मिनिमम आपको मिल गई। इस दोनों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन यही है कि जब आप इंटेंसिटी के टर्म में लिखिए, इंटेंसिटी के टर्म में, तो ये रिजल्ट होगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 एंड रूट ऑफ I2 एंड कॉस ऑफ फाई। एक रिजल्ट आपके पास ये भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको एवरेज मिल गया, आपको मिनिमम मिल गई और आपको मैक्सिमम मिल गया। इस सभी के केसेस में एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइट की जो इंटेंसिटी का वेरिएशन है वो वेव नेचर क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। इसी फिनोमिना को हम लोग इंटरफेरेंस फिनोमिना बोलते हैं। और एक्चुअल में इंटरफेरेंस फिनोमिना क्या है? ओवरलैपिंग ऑफ द वेव्स। इंटरफेरेंस क्या है? ओवरलैपिंग ऑफ वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में यही स्पेशल डिफरेंस है कि यहाँ ओवरलैपिंग है। इट मीन्स कहने का मतलब यही है कि जो आपके सोर्स हैं वो कोहेरेंट सोर्सेज हैं और उसका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया ओवरलैपिंग ऑफ द फेज। तो सोर्स कोहेरेंट होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से अप्लाई करना चाहिए, एंड रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी द चेंजेस। अगर मैं इस केसेस में इस बात को देखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस केसेस के लिए मैं इस बात को यहाँ से इस तरीके से देखता हूँ, ठीक, और इसमें एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर जो इंटेंसिटी की बात डिस्कशन में चल रही है वह कुछ इस तरीके से चलेगी। इंटेंसिटी के साथ जो रिलेशन हुआ वह कुछ इस तरीके से चलेगी। ठीक है, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी की इक्वेशन साइनसोइडल फॉर्म में कुछ इस तरीके से चलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इस एक्सिस को हम बोल देते हैं कि ये मिनिमा है और इस एक्सिस को हम बोल देते हैं मैक्सिमा है, बोल सकते हैं। ठीक है, और इसी केसेस में इस केस में आप देख लो कि जहाँ पे फाई की वैल्यू 0 है वहाँ पर इंटेंसिटी कितनी है? 4a²। यही ना आई के एक्सिस है, फाई के साथ है। इसके बाद आपको एक मिनिमम पॉइंट मिला, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट मिला, फिर आपके पास एक और मिनिमम पॉइंट मिला। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिनिमम पॉइंट आपके पास, ये क्या है? मैक्सिमम पॉइंट है, फिर ये मिनिमम पॉइंट है, और फिर यहाँ से इसमें जो आपको कुछ दिख रहा है, जो पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये पॉइंट्स कैसा है? ये यहाँ से डॉटेड लाइन जा सकते हो आप यहाँ से। ये सब कितने हैं? 4a², 4a², और ये कितना? 4a²। ठीक है, ये है 0, ये है 0, ये है 0 और ये 0। फेज की वैल्यूज के साथ आपको दिख रहे हैं मैक्सिमम और मिनिमम। यहीं पर वो सेक्शन है, यहीं पर वो सेक्शन है जिसकी मैं बात करता हूं आपसे कि यहां पर एक रीजन आपको मिल सकता है इसके एवरेज वैल्यूज के पास। ये एवरेज आपका, यही एवरेज है,
यहाँ पर इंटेंसिटी आपके पास 0 है, यहाँ पे 2a² है और यहाँ पर 4a² है। तो इंटरफेरेंस फिनोमेना में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सेक्शन आपके पास होने चाहिए। और इसी पॉइंट्स को एज्यूम करके अब बहुत सारे इस पे से लाइन आप यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। इस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, इस पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, ये आप यहाँ ड्रा कर लीजिए। एवरेज पॉइंट जहाँ पे कट कर रही हैं वहीं से आप कर लीजिए। इसी को आप बीटा भी बोल सकते हैं, FWHM भी वहाँ पर, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है इस लाइन के ड्रा करने का? आपको एक चीज़ पता चल जाएगी बहुत क्लियरली इस फंडामेंटल्स में कि ये जो रीजन आपके पास गिवन है, ये वाले, ये रीजन जो आपको अलग से बुक में दिखाई जाती है, उस चीज़ को बहुत ठीक से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो रीजन यहाँ पर आपके पास ऐसे दिखाई दे रहे हैं, ये रीजन जो आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, वो देखिए, ये वाली जो इंटेंसिटी मैक्सिमा वाली बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, वो देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली बात, ठीक है। ये आपके पास है मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात। इसके बाद ये 0 वाला रीजन है, फिर से आपका मैक्सिमम वाला आ गया यहाँ पर कंडीशन, ठीक है। ये देख सकते हैं आप कि किस तरह से मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको दिखाई जा रही है। उसके बाद एक पैटर्न यहाँ भी है, ये आपका 0 वाला सेक्शन है, ये आपका मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली बात है, ये आपको यहाँ से दिखाई जा रहा है। और यही पैटर्न आपको दिखाया जाता है बुक में, ठीक है। यही पैटर्न आपको बुक में दिखाया जाता है कि भाई ये एक बार मैक्सिमा, एक बार मिनिमा, एक बार मैक्सिमा, यही पैटर्न बनता है, यही पैटर्न है। ये मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा ये दिखाई देते हैं, ठीक है। ये पैटर्न भी अगर इस लाइन के साथ देखते हो तो ये भी आपका मैक्सिमा को ही रिप्रेजेंट करेगा यहाँ तक। तो एक्चुअल में ये जो मैक्सिमा है, ये आपके पास इसी एक्सिस को हम लोग बहुत ठीक से समझेंगे। इसका पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल होगा। तो ये आपके पास है कंस्ट्रक्टिव फिनोमेना, कंस्ट्रक्टिव फिनोमेना, ठीक है। और ये जो पार्ट्स आपके पास दिख रहे हैं ये वाले, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना, ठीक है। और ये होता है डार्क, और ये फ्रिंज आपके पास है ब्राइट का। यही फ्रिंज जो आपके पास गिवन है, ये वाला पार्ट्स, ये वाले क्या है आपके पास, ये है ब्राइट के सेक्शन और ये है डार्क का। ये वाला सेक्शन आपका डार्क का सेक्शन होगा। तो ब्राइट डार्क, दिस इज कॉल्ड द इंटरफेरेंस फिनोमेना। That's why it is called the wave nature, because it's have the variation of the intensity is there. एक बार आपको मैक्सिमम मिल रही है, फिर मिनिमम मिल रही है, फिर मैक्सिमम मिल रही है, फिर मिनिमम मिल रही है। तो यही फिनोमेना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो इस केसेस में जब आप जहाँ पर आपको मैक्सिमा मिल रही है, मैक्सिमा के जो पॉइंट्स आपके पास वो अलग हैं, मिनिमा के पॉइंट्स आपके पास अलग हैं, ठीक है। ये मिनिमा के पॉइंट्स हैं और एक मैक्सिमा के पॉइंट्स हैं। तो सबके पास आपके पास अलग अलग पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसकी अकॉर्डिंगली आप जो रिलेशन आपके पास गिवन है, डेल्टा फाई इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, इसी से आप इसका पाथ डिफरेंस एज वेल एज इनका फेज डिफरेंस दोनों के रिजल्ट को आप देख सकते हैं कि फाई इक्वल टू 0 पर और फाई की वैल्यू ये पाई पर आए थे आप, और ये 2π पर आई हैं, ठीक है। यही है ना, यहाँ से आया और यहाँ से पूरा कंप्लीट हुआ, 2π कंप्लीट हो गया एक साइकिल, यहाँ से यहाँ तक 2π। एक जो नेचर आपके पास दिख रही है वो कंडीशन यहाँ से ये चीज़ है कि यहाँ पर आके आप वापस यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो ये फाई इक्वल टू 0 से फाई इक्वल टू कितना आएगा 2π तक, ठीक है। पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। तो पाई से 2π, फिर 4π, फिर 6π तक, ठीक है। अब यहाँ पे पाई है, पाई के पास कितना आएगा 3π/2, 5π/2, 7π/2। ये कंडीशन आपको डिफरेंट सिचुएशन में मिल सकती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न था ये जो फिनोमेना हुआ। यहाँ पर जो इंटेंसिटी मैक्सिमा और मिनिमा आपको मिल रही है, ये दोनों ही चीज़ें आपको बहुत ठीक से देख के चलना है और यही फिनोमेना आपको आगे भी यूज करते जाना है, ठीक है। अब इसमें आपको एवरेज भी मिल गया है, मैक्सिमम इंटेंसिटी भी मिल गई, आपको मिनिमम इंटेंसिटी भी मिल गई, 0, 2, a², और इसके लिए आपको फेज मिल रहा है 0, ठीक है, 2π, फिर 4π, फिर 6π, ऐसे मिलके आपको मिलता जाएगा। और जब आप ऑड फंक्शन की बात करते हैं, जहाँ पे डार्क फिनोमेना, डिस्ट्रक्टिव फिनोमेना आप बोलते हैं, यहाँ पर ये रिजल्ट आपको अलग से मिल जाता है।
अगर मैं इसको और कॉम्पिटिटिव फॉर्म में अगर बात करता हूँ इस डायग्राम के साथ में, तो आप एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ कि इफ़ जो आपके पास पाथ डिफरेंस है डेल्टा इक्वल टू समथिंग, ठीक है, तो यहाँ से अगर आपका लेमडा बाई 3 आता है, लेमडा बाई 2 आता है, या कुछ भी ऐसे फंक्शन लेमडा आ जाता है, ये अगर पाथ डिफरेंस दे रखा है लेमडा के फॉर्म में, तो आपसे पूछ सकते हैं कि आप बताओ कि इसकी इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसा आएगा इस कंडीशन में। तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप बहुत बेसिक रिजल्ट इसके लिए यूज करेंगे, और वो रिजल्ट क्या होगा आपके पास यहाँ पर, I इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर एंड प्लस 2 A1 A2 कॉस ऑफ फाई, यही ना पहला रिजल्ट आपके पास ये आएगा। इस रिजल्ट्स को आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर ये रिजल्ट एज्यूम कर लेते हैं कि इंटेंसिटी अगर सेम है, कोरेंट सोर्सेज हैं और इंटेंसिटी सेम है, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A है, तो इस केस में आपके पास जो ये रिजल्ट आएगा वहाँ पर A का स्क्वायर, यहाँ पे आप देखिए A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस 2A का स्क्वायर और कॉस ऑफ फाई, ये पूरा ही रिजल्ट, ये भी 2A स्क्वायर है, ये भी 2A स्क्वायर कॉस फाई है, तो आप 2A स्क्वायर कॉमन कर लीजिए तो 1 प्लस कॉस ऑफ फाई आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम का, इसके हिसाब से आपको देखना है। तो इसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर 2A स्क्वायर, और ये 1 प्लस इसको आप लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2 एंड माइनस का 1। ये मॉडिफाइड इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये +1 है और ये -1, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4A स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, ये मिल जाएगा I की वैल्यूज। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास आ गया। अब इसके बेसिस पर आपको यहाँ से जो पाथ डिफरेंस दे रखा है इससे आपको फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा, सो दैट डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा और इंटू डेल्टा एक्स। इसी से आपको ये रिजल्ट मॉडिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले आप निकालेंगे 2 पाई बाई लेमडा और डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा बाई 3, तो ये कैंसिल आउट हो गया एंड दिस इक्वल टू 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो यहाँ से जब इंटेंसिटी आपको निकालना होगा तो इंटेंसिटी आप निकालेंगे I इक्वल टू 4A का स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर, ठीक है, 1/2 और इंटू फाई की वैल्यू कितनी है 2 पाई बाई 3, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये इससे कैंसिल आउट पाई बाई 3। तो कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है आप इसको यहाँ से देख सकते हैं 180/3, तो ये हो गया 60। कॉस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा 1/4, तो रिजल्ट आपके पास आया A स्क्वायर, तो ये इंटेंसिटी आ जाएगी। ये यहाँ पर इंटेंसिटी आपके पास रिलेशन में आ जाएगी। एंड सिमिलरली जब आप लेमडा बाई 2 की बात करते हैं, ये पहला केस है फर्स्ट केस के लिए, ठीक है, ये पहले केस में आपने ये निकाला, दूसरा केस आपके पास ये निकलेगा, तीसरा केस आपके पास ये आएगा, ठीक है। तो दूसरे केस के लिए अगर आप रिजल्ट देखते हैं तो केस नंबर 2 के लिए, तो यहाँ पर आपके पास क्या आएगा डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा और इंटू डेल्टा एक्स की जो वैल्यूज गिवन है वो क्या है लेमडा बाई 2, तो ये से कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 ये पाई आ गया, ठीक है। सो दैट इस केस में जो I की वैल्यूज आपके पास आएगी 4A स्क्वायर कास स्क्वायर पाई बाई 2, यही ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ फाई की वैल्यूज आपने पुट कर दिया इस रिलेशन में तो पाई बाई 2 आ गई, कास 90 की वैल्यू 0, स्क्वायर करोगे तो 0, इस केस में आपका 0 हो जाएगी। सिमिलरली आपका जो थर्ड केस है यहाँ पर वो है डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा और इंटू लेमडा, तो लेमडा से आपका लेमडा कट गया और ये बच गया 2 पाई, और इस केस में जो I की वैल्यूज है वो 4A स्क्वायर कास स्क्वायर पाई बच जाएगा 2 पाई बाई 2, तो पाई कास पाई की वैल्यू -1 स्क्वायर हो जाएगी, तो ये 4A स्क्वायर आ जाएगा। आपके एग्जाम में MCQs के पेपर में मोस्ट प्रोबेबली इसमें से एक पेपर में मिलने के चांसेस हैं। आप इसको ठीक से इन तीनों कैलकुलेशंस करके अपने इंटेंसिटी के रिजल्ट को याद रखना, क्योंकि यही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फाइनली आपके पास कुछ रिजल्टेंट आपके पास इक्वेशन में आ गई, जिसमें इंटेंसिटी आपने एक रिजल्ट ये लिखा A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस ऑफ फाई, एक रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट आपके पास मिला सेम के लिए I1 प्लस I2
प्लस 2 रूट ऑफ I1 रूट ऑफ I2 इंटू कॉस ऑफ I। ये रिजल्ट आपको मिल गया। ठीक है, एक रिजल्ट आपको यहां से मिल गया। इस दोनों की हेल्प से आपके पास एक रिजल्ट आया I मैक्स, जिसको आप कह रहे थे A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और रूट में आपके पास मिल जाएगा I1 प्लस रूट में आपको मिलेगा I2 का होल स्क्वायर। और सेम सिचुएशन में आपको मिला I मिनिमम, और इसको आप लिख सकते हैं A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड थर्ड केस आपको मिल गया था यहाँ पर I एवरेज, जिसमें आप कह रहे थे कि 2, ठीक है, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, ये आपका एवरेज है। तीनों ही रिजल्ट को यूज कर रहा आपने, तीनों ही रिजल्ट को आपने यूज करा, और ये रिजल्ट बहुत ही अच्छा आपके पास है। ठीक है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इस तीनों रिजल्ट के हेल्प से ही आपको पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसके बेसिस पर कुछ और भी इक्वेशन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस इक्वेशन के हिसाब से आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स, अगर आपके पास एक रिजल्ट ऐसा दिया जाए, ठीक है, जिसमें इंटेंसिटी की इक्वेशन गिवन है आपके पास, इंटेंसिटीज आपके पास गिवन है, एक आपके पास I और दूसरा पास 4I है। ठीक है, 4I, दो इंटेंसिटी दी हुई है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे I मैक्स अपान I मीन का रेशियो क्या होगा, I मैक्स अपान I मीन की वैल्यूज क्या होगी, ये चीज आपको बताना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली जो आपके गिवन इंटेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग से मैक्सिमम और मिनिमम आपको निकालना है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि I मैक्स अपान I मीन इक्वल टू, वहां पर है आपके पास रूट लोगे आप, ठीक है, रूट ऑफ I1 एंड प्लस 2 रूट ऑफ I, ये आएगा, एंड दिस इसका स्क्वायर अपान, दूसरे केस में आपके पास गिवन है रूट में I माइनस 2 में रूट में I का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा पास, दोनों को ऐड करिए, 9 3 9I अपान, यहाँ पे आपका रिजल्ट कितना आएगा, -1 का स्क्वायर रूट बस I, सिर्फ I, तो ये बच गया 9:1, पहली केस। एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है। दूसरी केसेस में अगर आपके पास ये इक्वेशंस गिवन है यहाँ पर, ठीक है, एम्पलीट्यूड का रेशियो दे रखा है A1 रेशियो ऑफ A2 इक्वल टू 3 रेशियो ऑफ 2, A1 इधर रेशियो ऑफ 3 रेशियो 2 दे रखा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि I मैक्स और I मेन का रेशियो क्या होगा, I मैक्स और I मीन का रेशियो क्या होगा। तो यहां पर आप कह सकते हैं A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपान A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो I मैक्स के लिए इस दोनों का आप सम करके स्क्वायर करेंगे, तो ये 5 का स्क्वायर होगा अपान 1 का स्क्वायर होगा, दिस इज इक्वल टू 25/1, इट मीन्स द रेशियो इज 25:1। ठीक है, I मैक्स एंड रेशियो ऑफ I मीन। तो ये रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, कैलकुलेशंस याद रखने हैं आपके, ये क्वेश्चंस भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन भी, ये पार्ट्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस सेक्शन के साथ ही आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अब आपके पास बेसिक जो फंडामेंटल एमसीक्यूज के जो क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर कोहेरेंट सोर्स की डिफिनीशंस मैंने बता दी आपके पास क्या होती है, और उसके अकॉर्डिंगली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या हो सकती है। अब दोनों के केसेस में आपको ये याद रखना है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो आपके पास गिवन है इंटरफेरेंस फिनोमिना, इसके लिए इंटरफेरेंस फिनोमिना में आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स नेचर दोनों पर ही वैलिड हो जाती है इंटरफेरेंस फिनोमिना। ठीक है, दोनों के साथ वैलिडेशन है इसका, इसके अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है, दोनों ही नेचर आपके पास मिलेंगे मैक्सिमा और मिनिमा इंटेंसिटी के साथ। इसका आप इसके साथ कोरिलेशन निकालेंगे। दोनों इक्वेशन आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोहेरेंट सोर्स आपको याद रखना है, और जो आपके पास हाइगन्स प्रिंसिपल है उसमें फॉरवर्ड जो आपके पास वर्ड यूज़ किया गया था हम लोगों ने यहाँ पर, ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन लिखा हुआ है ये याद रखना, ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या है कि सेकेंडरी वेवलेट्स क्या है, किसी भी एक पॉइंट्स को जहाँ भी आप टच करते हो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट, तो सभी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इसके समझ में आ गया कि इंटरफेरेंस फिनोमेना से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, मैक्सिमा, मिनिमा, एवरेज, एवरेज भी पूछा जा सकता है आपके पास इंटेंसिटी रेशियो देके। तो यहाँ भी अगर वो जैसे बोला है इन्होंने इस क्वेश्चन के लिए, इसके लिए एवरेज पूछा जाए आपसे, तो एवरेज कैसे निकालोगे आप यहाँ पर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 13 ए स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगी। तो मैक्सिमा आपके पास 25, मिनिमम आपके पास 1 है, एवरेज आपके पास 13 ए स्क्वायर आया हुआ है। तो इस तरीके के अलग अलग रिजल्ट्स को आपको देखते हुए समझते हुए आगे की तरफ चलना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। अब कोई भी पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, आप उससे फेज डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस पूछे जा सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव फिनोमिना पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आप एक दूसरे से कोरिलेट करके ही इसको सॉल्व करेंगे। और बहुत ही अच्छे तरीके से एक और बात बता देता हूँ आपको यहाँ पर, कि इसके बीच का जो स्पेसिंग है यहाँ पर, ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये स्पेसिंग, इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच की जो स्पेसिंग है वो हमेशा, इसको बीटा बोलते हैं कई बार, ये बोलते हैं x2 माइनस का x1, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा ये ही कांस्टेंट होगा, अगले वाले के साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमेशा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, जो सारी वैल्यूज है वो हमेशा क्या होंगी, कांस्टेंट होती है। ठीक है, टोटल ही डिस्टेंस जितने भी आपके पास गिवन है, ये टोटल वैल्यूज यहाँ पर क्या होंगी, कांस्टेंट रहेंगी, ये बात हमेशा याद रखना है। और ये जो सोर्स है वो कोहेरेंट सोर्सेज है, ये आगे की तरफ जा रही हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही आगे चली जाएंगी। ठीक है, तो ये फिनोमिना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, उसके हिसाब से आपको चलना है। तो जो एक्चुअल में जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपको दिखाई दे रही है वो ये है, वेक्टर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट के टर्म में आप देख सकते हैं y इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू, और इस दोनों के लिए मैंने अलग अलग दो इक्वेशंस लिए, दोनों को ऐड किया और आपको रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी आपको दिख रही थी वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी आपको दिखाया मैंने यहाँ पर, ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। बट आपको ये याद रखना है कि जब भी आपके पास कोई इक्वेशन गिवन है तो साइनसोइडल वेव इस तरीके से जाएगी 1, और दूसरी वाली इक्वेशन आपकी जाएगी इस तरीके से, दूसरी कहीं से भी हो सकती है, कोई भी फेज चेंज के साथ ये वाली। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं। लेकिन जब आप इंटेंसिटी की प्लॉटिंग करते हो इंटेंसिटी के साथ इक्वेशन को, तो इस केस में सारी वैल्यूज आपके पास ऊपर होंगी, निगेटिव वैल्यूज नहीं होंगे एम्पलीट्यूड के साथ, बिकॉज यहाँ पर जो इंटेंसिटी है इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है। तो जो निगेटिव वैल्यूज है वो सब पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है और नीचे वाले फिनोमिना इक्वेशंस नहीं होते इस पर। ठीक है, यहाँ पर जो निगेटिव एम्पलीट्यूड आपके पास है ए माइनस ए, और यहाँ पर एम्पलीट्यूड आपके पास है प्लस ए। ठीक है, माइनस ए प्लस ए दोनों के साथ है, ये आपके पास प्लस ए है और ये आपके पास क्या माइनस ए है। ठीक है, जब आप इसको स्क्वायर कर दोगे तो ये सारे जो एम्पलीट्यूड है निगेटिव और पॉजिटिव वाली वो सब ऊपर चली जाएंगी। तो इस केस में आपके पास कोई भी निगेटिव रिजल्टेंट नीचे नहीं मिलेगा। तो बी केयरफुल, जो इंटेंसिटी का जो ग्राफ अगर कभी दिया जाए आपसे एमसीक्यूज क्वेश्चंस के लिए, तो वहाँ पर आप ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिए कि इस केसेस में जो क्वांटिटी गिवन है वो पॉजिटिव टर्मिनल से ऊपर रहेंगी, निगेटिव वाले एम्पलीट्यूड नहीं होंगे इंटेंसिटी वाले ग्राफ में। बाकी इन जनरल जब आप डिस्प्लेसमेंट की आप बात करोगे वहाँ पर y1 की चाहे y2 किसी की भी, तो उसमें प्लस और माइनस दोनों एम्पलीट्यूड प्रेजेंट होंगे। इस बेसिस पर हो सकता है एग्जाम में एक एमसीक्यूज का ग्राफ भी आपको देखने को मिल सकता है, उसके हिसाब से भी आप देख सकते हैं। बाकी का सब कुछ बेसिक है, वही सिंपल डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई बाई दिस वन। एक ही बेसिक इक्वेशन आपको याद रखना है, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, एक ही रिजल्ट आपको याद रखना है और इसी से आपको सारे वेरिएशंस ले लेने हैं। डेल्टा एक्स इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई इंटू डेल्टा फाई। ठीक है,
ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंगली बार बार यहाँ पर इस चीज़ को चेंज कर सकते हो, वेरिएशन के साथ देख सकते हो, और ये रिजल्ट। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स भी मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया आपको। यहाँ पे देख सकते हैं ये फेज क्या होता है, वाई इक्वल टू साइन ओमेगा टी। फेज एक्सप्लेनेशन देता है आपके पास पार्टिकल की पोजीशन किसी टाइम पर। दूसरी बात आपके पास फेज डिफरेंस है, वो फाई की वैल्यू में एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको कि फेज डिफरेंस क्या है, इसके और इसके बीच का फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो फेज डिफरेंस फाई से रिप्रेजेंट करोगे, सारा उस सिंबल में यूज़ कर लिया। तीसरा इंपॉर्टेंट पाथ डिफरेंस, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कोई भी जो पाथ डिफरेंस है एक्चुअल में वो कहाँ देखते हैं आप उसको। एज्यूम कर लीजिए कि ये आपका स्लिट्स हैं कोई पॉइंट्स पर, यहाँ पर और एक स्लिट यहाँ पर, तो जो डॉटेड लाइन लगाएंगे इस पॉइंट से ये पॉइंट तक, यही तो आपका डिस्टेंस पाथ डिफरेंस है, बाकी ये वैल्यू इसके इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, और टाइम डिफरेंस टी डी इक्वल टू टाइम डिफरेंस बिटवीन द वेव्स मीटिंग एट द पॉइंट ऑफ टी डी इक्वल टू टी अपन 2 पाई बाई लेमडा। टाइम के साथ भी इन्होंने दे रखा है, क्योंकि जब आपके पास 2 पाई के साथ इसको कोरिलेट करोगे, चेंज करोगे आप, तो आपके पास क्या आएगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, यही ना। देन टी इक्वल टू, और 2 पाई इक्वल टू व्हाट, ओमेगा इंटू कैपिटल टी इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, यहाँ से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि ये दोनों रिलेशन इसके इक्विवेलेंट ही होगा, यहीं से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये इसके फंडामेंटल्स थे, वो उसका रीजन था, एक्सप्लेनेशन के साथ था, और सारी कहानी इसके साथ आपको समझ में आ गई। इंटरफेरेंस फिनोमेना क्या होता है वो समझ में आ गया। एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको देख सकते हैं। तो हमारे इस सेक्शन में यहीं तक, इससे रिलेटेड आगे का जो पार्ट है आपके नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।